बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में। अभी स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं, और देखा जाए तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक तकरीबन फिज़िक्स इसी पर डिपेंड करती है। डिपेंड इस तरह करती है कि हमें हर वक्त किसी भी चीज़ की जब क्वांटिटी को जब हम बताते हैं तो इसके साथ हमें उसका कोई ना कोई यूनिट बताना पड़ता है कि हमने ये चीज़ मेजर की है तो किस यूनिट में मेजर की है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान सा भी टॉपिक है, और ये ऐसा टॉपिक है कि आप चाहे मैट्रिक की फिजिक्स पढ़ें, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, सेकंड ईयर की फिजिक्स, ये टॉपिक साथ साथ चलता ही रहता है, हर टॉपिक के साथ चलता रहता है। यानी आप जो है एनर्जी की बात करें, एनर्जी के बारे में पढ़ें, आप वर्क डन के बारे में पढ़ें, आप हीट के बारे में पढ़ें, आप किसी भी चीज़ के बारे में आप पढ़ें, चाहे आप केमिस्ट्री के टॉपिक है उसमें भी ये टॉपिक आता रहता है। ठीक है, तो बाहर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर के हिसाब से भी और आपकी नॉलेज के एतबार से भी, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जब हमने लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में, लेकिन उस लेक्चर के अंदर कुछ वॉइस का कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कि वॉइस आगे और वीडियो पीछे रह गई थी। मैंने आपसे शुरू में बता भी दिया था, तो मुमकिन है कि आपको वो ना समझ में आया वो टॉपिक अच्छे से, तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज हम थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में यानी बिल्कुल शॉर्ट आउट ले लेंगे, ऊपर से ले लेंगे, और ताकि इससे क्या होगा कि अगर आप इसको देख लेंगे स्टार्ट, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स को थोड़ा सा हम कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आपके लिए वो लास्ट लेक्चर देखना आसान हो जाएगा। और क्योंकि उसके अंदर काफ़ी डेप्थ बताई गई है, तो अब दोबारा डेप्थ बताने का दिल तो नहीं करेगा, लेकिन ये कि मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ ताकि आपको वो देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, क्योंकि उसके शुरू में इतना प्रॉब्लम है, लास्ट में मैंने देखा तो कितनों को आखिर में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था, स्टार्टिंग वीडियो में कुछ था, तो मैं आपको टोटल सारा ही बता देता हूँ, लेकिन ये कि बहुत ऊपर से। ठीक है, और साथ में आज हमारे मतलब 2 टॉपिक हो गए। एक तो लास्ट टॉपिक है जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और इसको क्या है ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, और साथ में आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड यूनिट्स। दोनों टॉपिक बहुत आसान है, ऐसे स्टार्ट होते हैं, तो बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो टॉपिक सबसे पहला प्रीवियस टॉपिक क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले हम इसकी वही मीनिंग पर बात करें तो आपको पता है कि सिग्निफिकेंट जो है क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट के मतलब क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट के मतलब होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, अहम। ठीक है, सिग्निफिकेंट मतलब होते हैं इंपॉर्टेंट, और फिगर्स क्या होते हैं अब देख लेते हैं। पहले हम इसकी मीनिंग पर बात करते हैं, फिर इसके बाद इसके आगे खुद ब खुद डेफिनेशन खुद ब खुद बन जाएगी इसी वर्ड से। फिगर का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको कोई चीज़ मेजर करने के लिए दी, ठीक है ना, अब आपने उसकी मेजरमेंट कर ली, ठीक है ना, अब उसकी मेजर करने के बाद जब आप मुझे बताएंगे कि भाई आप कोई ना कोई यूनिट तो बताएंगे ना कि भाई ये इतनी लंबी है, ठीक है ना, यानी मैंने आपको दे दिया भाई कोई ना कोई स्केल, मैंने आपको मेजर करने के लिए दे दिया। अब आपने उस स्केल को मेजर किया, या फिर मैंने आपके हाथ में पकड़ा दिया भाई ये मार्कर आप चेक करो, ठीक है ना, अब आपने ये मार्कर मेजर तो कर लिया किसी भी चीज़ के जरिए से, किसी भी मेजरिंग स्केल के जरिए से आपने ऐसे मेजर कर लिया, ठीक है ना। अब आप इसकी लेंथ बताएंगे ना, इसकी लंबाई अगर आप बताएंगे तो कोई ना कोई नंबर तो यूज़ करेंगे ना, तो उस जिस नंबर को आप यूज़ करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, फिगर्स कहते हैं। ठीक है, यानी मैं आपसे कहूँ कि भाई आपके पास कितने पैसे, आपने कहा मेरे पास 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, तो ये जो आप क्वांटिटी बता रहे हैं ना, क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना वो फिगर के जरिए से होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि फिगर तो सारे होते हैं, ठीक है ना, 500 फिगर है, 5 फिगर है, ठीक है ना, तो हर फिगर तो हर कुछ है। देखिए मैं एक बात करता हूँ, मैं फिगर से रिलेटेड एक बात करता हूँ, मैंने कहा भाई मेरे पास 500 रुपये हैं, तो इसमें फिगर कितना होगा, 1 2 3 फिगर हो गए, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ मेरे पास यानी जो ये जो मार्कर है इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 110 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स और स्टैंडर्ड यूनिट्स दोनों एक दूसरे इतने बिलोंग करते हैं कि नहीं, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को, किसी भी चीज़ की लंबाई को, किसी भी चीज़ की चौड़ाई को, वेथ ब्रेथ कोई चीज़ भी बताएंगे तो उसके साथ साथ आप यूनिट को भी डिफाइन करते हैं। तो यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट से रिलेट करता है और जो नंबर होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेट करता है, तो दोनों टॉपिक बहुत आपस में मिले जुले, तभी इनको बुक में भी एक साथ रखा गया है। ठीक है, अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो मार्कर है इसके जो लेंथ है वो 110 सेंटीमीटर यानी 110 सेंटीमीटर है। अब आप बताएंगे भाई फिगर तो क्या है, 110 है। अब सिग्निफिकेंट फिगर कौन से है, देखिए फिगर का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ की क्वांटिटी को बता रहे हैं, तो क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए आप कोई ना कोई नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो उन सारे नंबरों को हम कहते हैं कि ये फिगर्स हैं। ठीक है, यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि इन दोनों में कितने फिगर्स हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 फिगर्स हैं इसमें, 110 में, और 500 इसमें भी 3 फिगर्स हैं। फिगर्स है ना, एक नंबर को भी फिगर कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब बात आती है कि इसमें इंपॉर्टेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें इंपॉर्टेंट फिगर्स कितने, तो इसी टॉपिक का नाम रखा गया सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, आप सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये है कि आपसे मैंने किसी चीज़ की लेंथ पूछी, या मैंने किसी चीज़ की आपसे चौड़ाई या लंबाई पूछी, तो उसकी चौड़ाई या लंबाई को आपने मेजर किया, और फिर इसके बाद आपने मुझे उसकी मेजरमेंट करने के बाद आपने मुझे नंबर बताया कि भाई इसकी लेंथ इतनी है, ठीक है, और आपने नंबर बताने के लिए इंपॉर्टेंट नंबर चूज़ किए। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपसे पूछा कि भाई कितने पैसे हैं, ठीक है ना,
आपने कहा भाई 500 रुपये, ये बात मैंने जैसे एग्जाम्पल लिखी हुई ना यहाँ पर 500 रुपये। तो अब बात ये आती है कि मैं पूछूंगा भाई इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। फिगर अगर मैं कहूँगा तो आप कहेंगे 3 फिगर्स हैं, 0, 0, 5, 3 फिगर्स हैं। मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो फिर अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बताएंगे भाई कितने फिगर्स हैं। जैसे कि आपको पता है, बच्चा जानता है कि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इस तरीके से ये वाला 0 और ये वाला 0 कट गया, क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 5 बच गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट फिगर या सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सारी ऊपर की एग्जाम्पल है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फिगर तो यूज़ कर ही रहे हैं, उसको तो हम कहेंगे नंबर यूज़ कर रहे हैं, उसको तो हम फिगर कहेंगे, लेकिन आप इंपॉर्टेंट फिगर्स सिर्फ बता रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो डेफिनेशन यकीनन आपको समझ में आ गई होगी, बहुत आसान सी है, सिर्फ और सिर्फ आपने इंपॉर्टेंट की एडिशन करनी, बाकी फिगर तो सबको ही पता होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इसके कुछ रूल्स होते हैं। अब आप अगर यहाँ से, जैसे मैंने 500 के अंदर मैंने कहा एक ही फिगर है, यानी एक ही इंपॉर्टेंट फिगर है, तो मैंने वहाँ से 00 को कट किया, तो ये कोई ना कोई रूल तो होगा ना। तो इसके 4 रूल्स आते हैं। इसके कितने रूल्स आते हैं? इसके 4 रूल्स आते हैं। इसका मतलब ये है, पहला रूल इसका ये होता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, 0 के अलावा, एक्सेप्ट 0, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पर इसके कुछ 4 रूल्स हैं। नॉन जीरो डिजिट्स जो है ना, जितने भी, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब है इसका, बात करते हैं इसके ऊपर। बहुत ही आसान सी बात है। जैसे कि इसमें यूं कहा गया कि सारे के सारे 0 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं, 0 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये सारे के सारे 0 के अलावा हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई इसमें ये जो मैंने आपके सामने फिगर्स लिखे हुए, इसमें से मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, तो आपने इस पर रूल अप्लाई किया, आपने देखा यार ये सारे के सारे नॉन जीरो, ये तो पहला रूल है, तो सारे के सारे नॉन जीरो, तो मतलब इसमें तो 6 फिगर्स हैं, है कि नहीं? अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पर ये बात करूँ, मैंने कहा भाई 5 0 0 0 0 0। अब मैं आपसे पूछूं भाई इसके बताओ मुझे इसके अंदर इंपॉर्टेंट फिगर्स कितने हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आपने इसमें रूल अप्लाई करने लगे। पहला ही रूल अप्लाई किया कि नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो, यानी 0 के अलावा जितने भी जो है डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर तो भाई 0 के अलावा सिर्फ और सिर्फ 5 ही है, तो मतलब एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी तो सारे के सारे 0 में आते हैं। तो रूल अप्लाई होने के बाद हमें पता लगा भाई सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट फिगर है, तो आसान सी बात है। अच्छा, नेक्स्ट इसके रूल पर जाते हैं। बहुत ही आसान सा, इस पर सारे डिटेल करने की जरूरत नहीं है, इसकी डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह बताई है, तो अब अगर आप इसको देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास रूल आता है कि 0 बिटवीन नॉन जीरोस, 0 बिटवीन, या मैं इसको शॉर्ट में लिख दूँ 0 बिटवीन, चले पूरा ही लिख देता हूँ यार, क्या फ़ायदा है, 0 बिटवीन नॉन जीरो, समझ जाएं इसको, आर सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। यानी क्या मतलब है कि अगर मैं यूं लिख दूं, इसमें यूं कहा जा रहा है, पहले आप स्टेटमेंट को समझ ले, रूल को समझ ले। ये कह रहे हैं कि 0 तो है, पूरा नंबर लिखा हुआ है, पूरे डिजिट्स लिखे हुए एक साथ, लेकिन उसमें 0 भी है, लेकिन 0 कहाँ है? 0 ना तो इस स्टार्ट में है ना तो इस स्टार्ट में, यानी मेरे हिसाब से ना तो राइट साइड में है ना लेफ्ट साइड में, कहाँ है वो? बीच में, राइट साइड और लेफ्ट साइड में कोई ना कोई नॉन जीरो है। यानी मैं इसके एग्जांपल देता हूं, अगर नॉन जीरो के दरमियान में 0 आ जाए तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। क्या मतलब है? मैं इसकी एक एग्जांपल आसान से लिखता हूं, 2009, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, 2009। अब आपको पता है कि 2 और 9 दोनों के दोनों नॉन जीरो में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 0 है तो सही, इस पूरे नंबर के अंदर, इस पूरे इन सारे फिगर्स के दरमियान में 0 तो हैं, लेकिन वो नॉन जीरो के दरमियान में आ रहे हैं, बिटवीन नॉन जीरो आ रहे हैं, तो इस वजह से अब सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप मुझे कहोगे कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मैं वजह पूछूं तो आप इसका रीज़न ये बताएंगे कि यहाँ पर 0 है तो सही, लेकिन वो नॉन जीरो के दरमियान में है, इस वजह से ये भी सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट फिगर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। आप कहो भाई 2010 भी तो हो सकता है। अच्छा, 2010 की जब हम बात करेंगे तो इसमें जो लास्ट वाला 0 है वो क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब वो हट जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नॉन जीरो के दरमियान में नहीं आ रहा है, वो तो कोने पे आ रहा है, एक एंड पे आ रहा है ना, लेफ्ट साइड पे आ रहा है मेरे हिसाब से, सॉरी राइट साइड पे आ रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा, और दूसरा ये वाला जो है वो इंपॉर्टेंट फिगर्स में आ जाएगा क्योंकि वो नॉन जीरो के दरमियान में, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। तो ये बात यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम जा रहे हैं तीसरे रूल की तरफ, जो थोड़ा सा टिपिकल है, इतना मुश्किल नहीं है। अब आपने सुनोगे, देखिए डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना। अब हम इसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है 0.0007896, इस तरह का कोई रूल लिखा हुआ है। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ, देखिए अगर
मैं एक नंबर लिखता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, समझने में आसानी हो जाए। 0.00786 ये लिख दिया नंबर, ठीक है ना। ये तीसरे रूल से रिलेट करता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अगर आपके पास, देखिए इसके अंदर अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें कितने इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, तो आप पहले तो ये कह देंगे कि भाई यहाँ पर नॉन जीरो वो 3 है, 786, इसलिए यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। तो आपकी बात तो यहाँ पर सही होगी कि भाई इसमें जो जीरो होंगे वो तो काउंट ही नहीं होंगे, और जो नॉन जीरो है वो 3 है, तो इसलिए आप कहोगे कि भाई 3 इंपॉर्टेंट या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपकी बात सही होगी, लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना इसके रूल के बारे में कि क्या वजह है कि हम यहाँ पर 3 को ले रहे हैं और कौन सी सूरतें हैं जहाँ पर हम जो है सबको इंपॉर्टेंट फिगर्स में लेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तीसरा और चौथा रूल एक साथ आ जाएगा तकरीबन। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं आपको इसकी वजह ये बताता हूँ। देखिए कभी भी अगर इस पॉइंट से बाद, देखिए अगर इस पॉइंट, ये जो पॉइंट लगाया हुआ है ना मैंने, अगर इस पॉइंट के बाद का मतलब ये है कि ये पॉइंट के बाद वाला सिस्टम है, ये पॉइंट से पहले का है, ठीक है ना। ये पॉइंट से पहले का है और ये सारा ये पॉइंट के बाद है। अगर पॉइंट के बाद 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, 1 हो या 1 से बड़ा नंबर हो, तो उस सूरत में सारे के सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स में आएंगे। क्या एग्जाम्पल है इसकी? आसान सी बात है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 0 है, तो ये तो रूल यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ये चीज़ कहना चाह रहे हैं आपसे कि अगर पॉइंट के बाद 0 ना हो, 0 से बड़ा यानी कि 1 हो या फिर 1 से भी ज़्यादा हो, तो अगर 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा तो उस सूरत में सारे के सारे, चाहे 0 हैं कुछ भी हैं पीछे, यानी कि इस पॉइंट से पहले जितने भी 0 हैं जो भी हैं, सब के सब इंपॉर्टेंट फिगर्स में आएंगे। क्या मतलब है इसका? देखिए मैंने अभी फिलहाल क्या एग्जांपल लिखी है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। दूसरी एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 1.00986, ठीक है। अब आपने अभी भी एक रूल पढ़ा कि पॉइंट के बाद अगर 1 हो या 1 से ज़्यादा हो तो उस सूरत में सब के सब इंपॉर्टेंट फिगर्स में आ जाएंगे। मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4 5 6, इस नंबर के अंदर या इस पूरे फिगर में 6 सिग्निफिकेंट या 6 सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। लेकिन ऊपर वाले की बात करें तो उसमें पॉइंट के बाद 0 है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट होंगे, और वो क्या है, वो है 786। नॉन जीरो मतलब 0 के अलावा या 0 के बस सही 0 के अलावा एक्सेप्ट 0। तो आपको बात दोनों समझ में आ गई। अगर पॉइंट के बाद 1 हो या फिर 1 से ज़्यादा हो, 1 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 1 से नीचे होगा तो सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो, चाहे वो बाद में हो पहले हो, बाद में ही होंगे, सॉरी पहले ही होंगे। यहाँ पर पहले का ना मैंने, ये पॉइंट है, ठीक है, ये है आपके पास, यहाँ लगा रहा हूँ मैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट से पहले का सीजन है, ये पॉइंट के बाद का है। अगर पॉइंट के बाद 0 है तो सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो जो होंगे वो इंपॉर्टेंट में आएंगे। अगर पॉइंट के बाद 1 है या 1 से भी ज़्यादा है तो उस सूरत में सब के सब क्या आएंगे, इंपॉर्टेंट फिगर्स में आएंगे। 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी। पहली वाली एग्जांपल रूल 3 से रिलेट करती है और दूसरी वाली एग्जांपल जो है आपके पास रूल 4 से रिलेट करती है, ठीक है। तो ये 4 रूल्स हैं। अच्छा अब एक दो रूल्स और रह गए, लेकिन आप लास्ट वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा तो उससे आपको और मज़ीद क्लियरिफाई हो जाएगा। बाकी ये कि यहाँ से आपको यकीनन क्लियर हो गया होगा अच्छा खासा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ये रूल मैंने अपनी तरफ से सही लिखे हुए थे, तो अगर आप इसे नोट पीछे करके थोड़ा अगर नोट कर लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, क्योंकि बहुत आसान सी वर्डिंग थी, आपको यकीनन याद भी रह जाएगी आसानी से और समझ में भी आ जाएगी। अभी भी हमने रूल 4 पढ़ा था कि अगर आपके पास पॉइंट के बाद 1 हो या फिर 1 से ज़्यादा हो तो उस सूरत में सारे के सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स में आ जाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ 1.00986, तो इसमें कितने इंपॉर्टेंट फिगर्स होंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे SF, ठीक है। आपको समझ में आ गई ये बात। अच्छा जी, तो हम रूल 5 में ये पढ़ने वाले हैं। देखो रूल 5 जो है हमारा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ रूल 5 भी। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ठीक है ना, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, उसका आप तो जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये एज अ क्वेश्चन तो उसको भी आप क्लियर करिएगा, ठीक है ना। अच्छा अब जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि अगर मुझसे कोई पूछे भाई आपके पास कितने पैसे हैं, मैंने कहा भाई मेरे पास 500 रुपये हैं, ठीक है ना। अब ये 500 रुपये जब मैं कह रहा हूँ तो उसके अंदर आपको पता है भाई सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, उसको हम पहले ही क्लियर कर चुके, क्योंकि वो रूल 1 को सेटिस्फाई कर रहा है और रूल 1 के मुताबिक उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट फिगर है, बाकी इसके अलावा नॉन जीरोज है और जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आते, बच्चे को पता है, ठीक है। अच्छा अब रूल 5 क्या कहता है? रूल 5 ये कहता है कि अगर किसी नंबर को आपने बताना है कि भाई वाकई वो इंपॉर्टेंट है, सामने वाला ये समझ आए, देखो मुझे बतानी है, देखा मैंने जो है एक जो है लेंथ फाइंड की, ठीक है ना। अब मैंने किसी बड़ी जगह की लेंथ फाइंड की और मैंने बताया कि, यानी मैं एक बात करता हूँ कि भाई मैं यहाँ से लेकर कई दूर जगह तक गया और तकरीबन मैंने 1100 किलोमीटर चला हूँ। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, रूल 5 से रिलेट करती है, ठीक है, समझिएगा इसको। अब ये 1100 किलोमीटर में चला हूँ। अब आप इसको अगर पैसों की तरह, जैसे कि आपने कैश को क्या कहा कि भाई 500 में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट फिगर है,
तो अगर आप इसके मुताबिक यहाँ पर भी 2 जीरो को कट कर दें, मैं कह रहा हूँ मैं 1100 किलोमीटर तक का सफ़र या डिस्टेंस मैंने कवर किया है, और आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 11 को इंपॉर्टेंट फिगर्स ले रहे हैं। अब मेरी चाहत ये है कि भाई मेरा पूरा 1100 का डिजिट पूरा सामने वाले को इंपॉर्टेंट लगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कौन सा तरीका होगा? तो यही एक तरीका आपको रूल 5 बताता है कि अगर आपने अपने डिजिट को इंपॉर्टेंट सामने वाले को बताना है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उसके अंदर डेसिमल को यूज़ करो या पॉइंट्स को यूज़ करो। वो किस तरह हो सकता है? देखिए आपके पास 1100 लिखा हुआ है ना, इस 1100 को लिखने का एक और तरीका है, और आज आप ये सीख लें ताकि आपको आसानी हो, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ 1100 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं किलोमीटर का सफ़र मैंने तय किया और सामने वाला समझ रहा है मैंने सिर्फ 11 किलोमीटर कवर किया है, ठीक है ना। तो अब इसको इंपॉर्टेंट और इसको फिर जो है दिखाने के लिए, सिग्निफिकेंट दिखाने के लिए एक और तरीका इन्होंने बताया हुआ है कि आप इसको यूं लिखते हैं 1.1, ठीक है, एक्सपोनेंट 3। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक्सपोनेंट 3, ठीक है। या तो फिर इसको आसान दिखाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि अब भी देखा जाए तो इसमें कितने इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं? 1 और 1, 2 ही हैं। तो अब बात देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, ये सिग्निफिकेंट जीरोस इसके बाद का टॉपिक है, लेकिन मैं यहीं पर इसको कवर करने चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा 1100, 1.100 एक्सपोनेंट 3। यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए आपने सिग्निफिकेंट जीरोस में एक तो एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए, अभी मेरा मकसद ये है कि मेरे चारों नंबर सिग्निफिकेंट आने चाहिए। अब इसका क्या तरीका मैं इख्तियार करूं? अगर मैं नॉर्मली कहता हूं कि मैंने 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है मैंने कवर किया है, तो वो सामने वाला यूँ समझेगा कि यार रूल के मुताबिक 11 होगा, ठीक है ना, 0 को वो कट करेगा। अब मैंने एक तरीका ये ध्यान किया कि यार ये आसान सा तरीका है कि अगर मैं यूँ लिख दूँ इसको 1.100, क्या मतलब है कि देखिए ये जो है रूल 4 से रिलेट करता है। मैंने आपसे कहा भी था कि यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट 3 मेरा काम कर रहा है, उसको छोड़ दें, वो किसी काम अभी काम का है, लेकिन अभी सिग्निफिकेंट में किसी उससे रिलेट नहीं करता, ठीक है ना। इसको हमने जो है अपनी नंबर को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी और कोई मकसद नहीं उसका। अब यहाँ पर आप देखें, अब ये इसमें 4 इंपॉर्टेंट फिगर्स कैसे हैं ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पॉइंट के बाद आपने कहा कि अगर पॉइंट के बाद 0 से ऊपर यानी 1 हो या 1 से ज़्यादा हो तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं। तो मतलब यहाँ क्या होगा कि 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट में आएंगे और 4 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। इसीलिए मैंने अपने इंपॉर्टेंट फिगर्स यानी अपने फिगर्स को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया, और इस तरह आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम सिग्निफिकेंट जीरो से रिलेटेड भी थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि हम स्टैंडर्ड यूनिट्स की तरफ जल्दी चले जाएँ। फिगर्स की हेडिंग हटा दूँ, सिग्निफिकेंट जीरोस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब सिग्निफिकेंट जीरोस, अब ये सिग्निफिकेंट जीरोस क्या होते हैं? अब देखिए मैं एक एग्जांपल आपसे बताता हूँ कि मैंने अपने मार्कर को पहले वो इस एग्जांपल भूल जाइएगा वरना फिर आपका इश्काल आ सकता है। मैंने इसका जो है ना लेंथ फाइंड की, वो मेरे पास आई 120 सेंटीमीटर। मैं ऐसे ही बात करता हूँ कि मेरे पास आई 120 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे उसको क्या करना है, सेंटीमीटर में नहीं रखना है, मुझे उसको करना है 120 जो है इसको मुझे मीटर में करना है। अब आपको पता है मीटर जो है वो सेंटीमीटर से बड़ा होता है, तो इसके लिए और सेंटीमीटर से ये रूल याद रखने आसान सी बात है, अभी के लिए याद रखना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 100 करते हैं तो मीटर में जाते हैं। इस तरह मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल सेंटीमीटर से मीटर में जाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड बाय 100 करेंगे इसके मुताबिक, ठीक है ना। तो अब जब हम इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर में आंसर आएगा, वो क्या आएगा, ये वाला आंसर आएगा हमारे पास 1.2 या फिर 1.20 मीटर। अब मसला ये आता है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ये बात थोड़ा गौर से समझिएगा, ये पहले से रिलेट करती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करती है। 1.2 मीटर आंसर होगा या 1.20। अब अपने जहन में थोड़ा ऐसे ही सोच लें कि आपका जो कैलकुलेटर है वो आंसर दे रहा है 1.2 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, अब बात ये आती है कि हम यहाँ पर 1.2 लें या 1.20 लें, आंसर दोनों एक ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है ये सिग्निफिकेंट जीरो से रिलेटेड इतनी छोटी छोटी सी गलती भी हमारे न्यूमेरिकल गलत कर देती है, इसलिए ये टॉपिक को अच्छी तरह क्लियर करना है। अब 1.2 लें या 1.20 लें, ये मसला आ रहा है। अब हम करें तो क्या करें, देखिए फिर इन्होंने आपको बताया कि आपने इसको मेजर किससे किया था। मैंने समझ लें कि मैंने इसे हमारे नॉर्मल स्केल से मेजर किया था, इसे मैंने मेजर किया था हमारे नॉर्मल स्केल से, और वो नॉर्मली किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है, इसलिए मेरे पास आंसर आया था सेंटीमीटर में आया था 110 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सॉरी 120 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जब सेंटीमीटर में आता है तो पहले देखिए ये 1.2 मीटर है ना, ये 1.2 का मतलब ये होता है 1/10। 1/10 का मतलब ये होता है कि आपका स्केल एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर को ही कवर कर सकता है। देखिएगा क्या वजह है इसकी, इसका मतलब देखिए 1/10 को आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपके पास आंसर 0.1।
अच्छा, अब 1/1.20 को जब आप जो है किससे डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये होता है 1/100, 1/100। 1.20 का मतलब ये है कि 1/100, यानी आपका जो स्केल है वो एटलीस्ट 1 इसके मुताबिक 1/10 को कैलकुलेट कर सकता है और इसके मुताबिक 1/100 को कैलकुलेट कर सकता है। 1/10 और 1/100 का मतलब ये है, इसका मतलब है 0.1 और इसका मतलब है 0.01। अच्छा, ये दोनों मीटर में आंसर आ रहे हैं क्योंकि आपने वहां पर मीटर में आंसर निकाला हुआ है। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब 0.1 मीटर, ये भी आया 0.101 मीटर, लेकिन आपका स्केल वो सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर सकता है। तो आपने 0.1 मीटर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, ठीक है, सेंटीमीटर में लाने के लिए, तो आपके पास आया 10 सेंटीमीटर। और इसके मुताबिक 0.01 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपके पास आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए कितनी बड़ी मसला आ गया, कितना बड़ा मसला आ गया कि इसके मुताबिक ये आपको ये बता रहा है कि आपका जो स्केल है वो एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर को कर सकता है, इससे कम नहीं कर सकता। जबकि ये नंबर आपको बता रहा है कि आपका स्केल एटलीस्ट किसको कैलकुलेट कर सकता है, 1 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर सकता है। तो आपको पता है यार मेरा स्केल तो 1 सेंटीमीटर को भी कैलकुलेट कर सकता है, या फिर आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, आपके पास स्केल वो 10 सेंटीमीटर कर रहा है। तो जो भी आपका स्केल एटलीस्ट जिस नंबर को कर रहा है, या तो 1 को कर रहा है या 10 को कर रहा है, तो जिसको भी वो कर रहा है ना उसके मुताबिक आप क्या कर देंगे, वो आंसर ले लेंगे। अगर वो 1 सेंटीमीटर को करता है तो आप आंसर लेंगे 1.20 करके लेंगे, और अगर वो 10 को करता है तो हम कहेंगे 1.2 मीटर मेरा आंसर है। तो इससे आपको पता लगेगा कि आपकी जीरो की यहाँ पर अहमियत है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये सारी बातें थी, इसको आप 1-2 बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, आसान है, ठीक है। अल्लाह, जब हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट का मतलब ये कि जो आज का जो टॉपिक था स्टैंडर्ड यूनिट्स, मैंने सोचा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स तकरीबन 5-6 मिनट में 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लेंदी हो गया क्योंकि उसके अंदर भी इतनी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मैंने दे दी ताकि उसके अंदर मुझे ऐसा महसूस होता कि वो समझ में नहीं आया और फिर इस तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सही तरह। तो बहरहाल ये कि अब ये टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट्स, बहुत आसान सा है ये, तकरीबन इंशाल्लाह उम्मीद है कि 5-6 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 5-6 मिनट में होता ही नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अब देखिए ये टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट से रिलेटेड, ठीक है ना, स्टैंडर्ड यूनिट्स। इसके अंदर मैं आपको एक जो है केमिस्ट्री के अंदर इसकी थोड़ा जो है ना कॉन्सेप्ट दिया गया है, यहाँ पर इसका इतना कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपको केमिस्ट्री से इसकी एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। आपने यकीनन 9th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, इससे पहले कभी ना कभी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उससे क्या होगा कि इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं भी पढ़ी तब भी आपको उससे समझ में आ जाएगा। देखिए 1800 की बातें, इसमें एक स्टोरी नहीं कहा जाती है, एक कॉन्सेप्ट है पूरा कि 1800 के अंदर किसी भी कंपाउंड की जो है मेजरमेंट के लिए या किसी भी कंपाउंड के मास को कैलकुलेट करने के लिए, वजन को कैलकुलेट करने के लिए एक सामने हम जो है ना हाइड्रोजन को रखते थे। देखिए हम जब भी किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए हम कोई ना कोई एक जो है किसी न किसी को आइडियल समझते हैं। जैसे कि आप जाएं किसी चीनी लेने के लिए जाएं, शुगर लेने के लिए जाएं, तो एक साइड पर बट्टा रखता है जिसको उर्दू में बट्टा कहते हैं, या फिर कोई ना कोई चीज़ रखता है और बराबर में क्या रखता है, चीनी रखता है, ठीक है ना। तो इसके जरिए से आप क्या कर लेते हैं, चीनी को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर वो बट्टा 3 किलो का है, 3 kg का है, तो आप जब चीनी आप लेने जा रहे हैं 3 kg लेने जा रहे हैं, तो वो 3 kg को कैलकुलेट कर लेगा। या फिर अगर वो 3 kg का नहीं है, वो जो है 2 kg का है, तो उसके जरिए से आप 2 kg फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब आपको पता होगा सारा कॉन्सेप्ट तो आपके जहन में होगा, लेकिन ये पीछे कॉन्सेप्चुअल कहानी पीछे क्या चल रही है। तो जब किसी भी चीज़ के कंपाउंड के एलिमेंट के मास को कैलकुलेट करना होता था तो हाइड्रोजन को वो सामने रखते थे। हाइड्रोजन को समझ लें एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट लाएं कि पूरा वो जो है बना हुआ आपके पास फिजिकल बैलेंस बना हुआ है, एक जगह पर हाइड्रोजन को रख रहे हैं और दूसरी जगह पर दूसरा एलिमेंट को रख रहे हैं। अब आपको पता है हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है, तो क्या करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन को, यानी अगर एक साइड पर हाइड्रोजन रखा है और वो हाइड्रोजन के जरिए से कार्बन के मास को फाइंड कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब हाइड्रोजन तो पता है वो तो कार्बन के मास में आ नहीं सकती, तो वो कितने क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन 1 रखा, कार्बन के बराबर नहीं आया, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे। अब जब बराबर हो गया तो उन्होंने बोला भाई 6 हाइड्रोजन, यानी एक हाइड्रोजन में कितना, 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 6 हाइड्रोजन रख दिए उसका मतलब क्या हो गया कि 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन वो कार्बन के इक्वल आ गए। तो मतलब क्या हो गया कि 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन किस में है, वो कार्बन में है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते थे। लेकिन फिर बाद में जो है ना हाइड्रोजन काम की नहीं आई, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, फ्री मूविंग गैस है, वो उड़ जाती है, जिसके जरिए से आप अच्छी तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर उन्होंने जो है कार्बन को लिया। भाई कार्बन सही चीज़ है, कार्बन सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, सारी चीज़ फॉर्म में हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कार्बन के जरिए से दूसरे कंपाउंड को जो है मेजर करना शुरू किया और कार्बन को एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया और कार्बन के जरिए से सारे कंपाउंड या सारे एलिमेंट के मास को कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से स्टैंडर्ड यूनिट है। यूनिट का मतलब ये है
कि आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को जब बताते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई आप जो है यूनिट को बताते ही हैं कि भाई ये चीज़ मैंने इस यूनिट में फाइंड की। जैसे कि मैं लेंथ की बात करता हूँ तो नॉर्मली लेंथ के लिए यूनिट माना जाता है वो मीटर यूनिट है, जिसको सारी दुनिया मानती है। जिस यूनिट को सारी दुनिया माने उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट या फिर आइडियल यूनिट, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो लेंथ को हम नॉर्मली फाइंड करते हैं किसके अंदर फाइंड करते हैं, मीटर में फाइंड करते हैं। इस तरीके से अगर हम बात करें किसकी बात करें, टाइम की बात करें, तो टाइम के लिए आपको पता है भाई देखिए सेकंड भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे टाइम हो सकते हैं। लेकिन जिसको पूरी दुनिया मानती है वो है सेकंड, ठीक है। वो क्या है, वो सेकंड है, मीटर है यहाँ पर। इस तरीके से अगर हम बात करें किसी और चीज़ की मास की बात करें तो मास के लिए किलोग्राम हो सकता है और भी बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जिसको मानती है वो है किलोग्राम। तो बात समझ में आ रही है। तो जिसको पूरी दुनिया माने जिस यूनिट को, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। तो इसके बारे में मजीद हम पढ़ते हैं, लेकिन अब नमाज का टाइम हो चुका है, तो बाहर लेकर हम यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ थोड़ा सा इसका मैं इंट्रो मजीद दे दूंगा, ठीक है ना। इंट्रो मतलब ये कि इसका इख्तिताम मैं कर दूंगा, अभी स्टार्ट हो चुका। तो और तकरीबन देखा जाए तो 4-5 मिनट मजीद और लगेंगे इस पर, लेकिन ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट यकीनन इससे रिलेटेड क्लियर हुआ होगा। टॉपिक मकसद यही था, लेकिन वो गलती हो गई थी पिछली दफ़ा, तो माजरत। आपने यहाँ तक देखा, अगर आप नहीं देखा तो देखें यहाँ तक। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।